तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैं रेंगते रेंगते 329th पेज में पहुंची हूँ अभी तक। तो उसी जितना भी मैंने 200 कुछ पेज 200-250 पेज जो भी मैंने पढ़ा, तो उसको मैंने अपने एक शीट में ये कंपाइल करा है। बहुत ओएस लगता नहीं था कि इतना बड़ा है, पर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मुझे लगा नहीं था। तो ये तो हम लोग का पिछले वीडियो में कवर हो गया था, ठीक है। तो आज हम लोग अपना जो भी जितना भी मैंने पढ़ा है ना उतना कवर करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ने जहाँ से छोड़ा था, हम लोग ने छोड़ा था कि हम लोग ने वो सब नहीं पढ़ा था कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं हम लोग के अपने ओएस में जो हम लोग यूज़ करते हैं शेड्यूल करने के लिए, है ना। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम लोग ने नहीं पढ़े थे। तो पहला तो FCFS जो नॉर्मल सिंपल सा है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। तो वही है। तो हम लोग ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने कॉन्वॉय इफेक्ट पढ़ा था कि कॉन्वॉय इफेक्ट में क्या होता है कि जो स्मॉल प्रोसेसेस होते हैं ना, उन्हें जो बड़े प्रोसेसेस हैं उनका वेट करना पड़ता है, तो उससे स्टारवेशन होता है, तो उसको ही कॉन्वॉय इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का है SJF। तो SJF में ये है कि वही शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो जो भी सबसे छोटा जो जॉब रहता है ना, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है और वो सबसे पहले शेड्यूल होता है। तो इसमें यही है कि जो भी शॉर्टेस्ट जॉब है वो सबसे पहले शेड्यूल होगा, और उसके बाद वैसे वैसे जो भी हम लोग का शेड्यूलिंग और एल्गोरिदम्स है उसके हिसाब से हम लोग अपना कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कि कौन सा प्रोसेस कब ख़त्म हुआ, कौन कितना एवरेज वेटिंग टाइम है, कितना एवरेज टर्न अराउंड टाइम है। तो ये सब बेसिकली ये सब सारे क्वेश्चंस होते हैं हम लोग के इन एल्गोरिदम्स के बेसिस पे, ठीक है। और इसका भी दो वर्जन है, एक तो प्रीएम्प्टिव वर्जन है और एक नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में तो क्या होता है कि बस सबसे पहले जो भी सबसे छोटा प्रोसेस है ना, टाइम मतलब ज़ीरो पे जब भी, ठीक है, तो उसको हम लोग चुन लेते हैं और फिर पूरा का पूरा उसको एग्जीक्यूट, मतलब अगर उस प्रोसेस को जो जिसका सबसे छोटा जॉब CPU टाइम है तो उसको पहले चुन लिया, और उसके बाद पूरा का पूरा जितना भी उसको CPU रिक्वायर्ड था उतना एग्जीक्यूट कर दिया, है ना। तो ये होगा नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। और प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या होता है कि हम लोग बार बार ना चेक करते हैं कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे कि जैसे प्रीएम्प्टिव वर्जन में हम लोग का आता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कि भाई एक बार चुन लिया तो भाई बस हो गया, तो वैसा नहीं है। तो जो भी जितना भी हम लोग ने टाइम कंप्लीट करा ना, तो उतना हम लोग माइनस करते रहते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस को अगर 8 यूनिट्स CPU का चाहिए, ठीक है, और वही शॉर्टेस्ट है ना। और फिर उसने ठीक है अभी तो 8 यूनिट्स चाहिए, और फिर थोड़ी देर बाद जाके जब और प्रोसेसेस आए, है ना, तो पता चला कि भाई जब और प्रोसेस आए तो उसको तो और कम टाइम चाहिए जो अभी करेंटली शेड्यूल्ड है। तो इसमें प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि हम लोग ना जैसे ही अगर उससे छोटा टाइम वाला आया, अगर उससे छोटा रिक्वायरमेंट आया तो उस छोटे वाले को उसको शेड्यूल कर देते हैं, और जो करेंटली जो प्रोसेस चल रहा है अपने उसमें शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में, तो वो उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करके बाहर भेज देते हैं। तो ये होता है प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ SJF। तो जैसे ही सबसे छोटा जॉब आएगा उसी को पकड़ लेते हैं, तो ये बस अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव वर्जन यही होता है। और सेकेंड इज़ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम लोग प्रायोरिटी वो करते हैं, असाइन करते हैं प्रोसेसेस को, ठीक है। तो उसमें हम लोग को क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि ज़ीरो का हाई प्रायोरिटी है या जो भी हायर नंबर है उसका हाई प्रायोरिटी है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको शेड्यूल करते हैं, ठीक है। और इसका जैसे जो टाई ब्रोकर है ना, कि अगर समझ लीजिए कि कोई दो प्रोसेसेस है ना, और दोनों प्रोसेसेस का जो प्रायोरिटी है वो सेम है, ठीक है। तो अब उसको कैसे तोड़ा जाए, है ना। तो उसको तोड़ने के लिए हम लोग FCFS यूज़ करते हैं। तो जो भी पहले आया होगा उसका प्रायोरिटी हम लोग लेंगे। तो अब आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि भाई दो प्रोसेसेस का सेम प्रायोरिटी कैसे हो सकता है।
तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आता है हम लोग के एजिंग के कॉन्सेप्ट में। तो एजिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे ना कोई भी जो प्रोसेस है वो अ, मतलब उसका टाइम बढ़ता रहता है उस सिस्टम में, तो उसको ना उसका प्रायोरिटी ज़्यादा करते रहते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कॉरपोरेट में हैं, ठीक है, तो जो ज़्यादा टाइम तक एक ही कंपनी में रहता है तो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, उसको निकालने के चांस बहुत कम है ना। तो वैसे ही हम लोग का एजिंग में भी यही है कि जितना टाइम जो वो प्रोसेस है उस सिस्टम में स्पेंड करेगा उसका प्रायोरिटी उतना इंक्रीज़ होता जाएगा। तो एक टाइम माइट भी ऐसा आए कि एक जो प्रोसेस है जो अभी अभी आया उसका प्रायोरिटी और जो एजिंग वाला एजिंग के थ्रू जिसका प्रायोरिटी बढ़ा उसका प्रायोरिटी तो दोनों का सेम हो। तो उसमें क्या होता है कि जो अब तो टाई हो गया है ना, दोनों का प्रायोरिटी सेम है, तब जाके हम लोग जो टाई ब्रोकन कैसे करते हैं, FCFS के थ्रू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन बस एक वर्जन है, प्रीएम्प्टिव वर्जन है अपने FCFS का। तो FCFS जैसे हम लोग को पता है कि प्रीएम्पशन नहीं हो सकता, जो भी हम लोग प्रोसेस को लेते हैं वो पूरा का पूरा हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। पर राउंड रॉबिन में क्या कैसे होता है कि हम लोग जो FCFS ही यूज़ करते हैं, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, पर हम लोग उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि हम लोग राउंड रॉबिन में एक कॉन्सेप्ट है हम लोग का टाइम क्वांटम। तो टाइम क्वांटम क्या होता है कि हम लोग एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल असाइन करते हैं हर प्रोसेस को। तो बेसिकली ये यूज़ होता है कि जो भी प्रोसेस आए ना उनको सबको इक्वल टाइम मिले, ऐसा ना हो कि भाई स्टारवेशन ना हो किसी को। तो वही है। तो इसीलिए हम लोग ये राउंड रॉबिन को यूज़ करके जो भी हम लोग का जो CPU टाइम है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ऑल द प्रोसेसेस टाइम क्वांटम के थ्रू, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं राउंड रॉबिन समझने के लिए कि जैसे हम लोग का स्लाइड होता है ना, जैसे बच्चे स्लाइड कैसे खेलते हैं कि झूला मतलब एक बार स्लाइड कर लिया फिर वापस जाके लाइन में लग जाते हैं, है ना। तो वैसे ही राउंड रॉबिन भी होता है। अब इसमें स्टारवेशन कब होता है, तो स्टारवेशन बेसिकली जो लॉन्गर प्रोसेसेस होते हैं ना उन वो लोग स्टार्व करते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल झूले के एग्जांपल से ही समझते हैं कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसने एक बार झूला, 2 बार झूला, 3 बार झूला, पर उसका मन ही नहीं भर रहा है, वो बार 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 1-2 घंटे तक झूलना ही चाहता है। पर अब देखो उसका तो 2 घंटे तक का उसने सोच रखा है कि भाई मैं 2 घंटे तक स्लाइड को झूलूंगा, पर उसको बार बार एक बार स्लाइड करके फिर वापस से लाइन में लगना पड़ रहा है ना। तो बस वही है। तो इसलिए जो लॉन्गर प्रोसेसेस हैं जो इस्तेमाल करना चाहते हैं CPU को, तो वो स्टार्व हो सकते हैं, है ना। तो बस ये है स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट। और ये मैं एक क्वेश्चन था मैंने देखा था इसी राउंड रॉबिन में कि मतलब उसी उसने ऐसा कुछ क्वेश्चंस दे रखा था कि जो N प्रोसेसेस हैं, ठीक है, तो N प्रोसेसेस में हम लोग को डिराइव करना था ये फॉर्मूला कि N प्रोसेसेस है और जो भी उनका जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम है वो S है और टाइम क्वांटम हम लोग को Q दे रखा था, ठीक है। तो अब हमें बताना था कि जो P1 है, जो फर्स्ट प्रोसेसेस है, उसका उसको वापस से T टाइम के बाद वापस से चांस मिलना चाहिए। तो बताओ Q का क्या मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये क्वेश्चन था। तो मुझे थोड़ा ये समझने में थोड़ा टाइम लगा पर समझ आ गया, तो इसलिए मैंने लिख लिया कि मैं भूलूँ ना। तो इसी को हम लोग ने एक उससे गैंग चार्ट से वो करा, डिराइव करा। जैसे P1 प्रोसेस है उसको S कंटेक्स्ट स्विचिंग में ये S टाइम लग रहा है, फिर P2 में जा रहा है ना। और वैसे ही सेम P3 के लिए भी है, और फिर वापस से P3 के बाद फिर P1 आ रहा है ना। तो अब ये राउंड रॉबिन कैसा हुआ कि जैसे तीनों P1 P2 P3 तीनों ज़ीरो जो टाइम इंटरवल है वो उसमें अवेलेबल थे। तो क्या हो गया उसका जो जो क्यू कैसा बन गया, P1 P2 और P3, है ना। अब P1 का टाइम जो क्वांटम है, जो टाइम क्वांटम है फॉर एग्जांपल समझ लो 4 है, और जो P1 को कितना रिक्वायरमेंट था 8 का था, तो इसका तो आधा ही पूरा हुआ, तो वो फिर से जाके लाइन में लगेगा, है ना। तो फिर इसलिए फिर वापस से जाके वो लाइन में लगा, इसलिए उसका P3 के बाद उसका चांस आया। तो अब वही है कि हम लोग को ये जो टाइम है ना, तो टोटल टाइम उसको उसका वापस से उसका चांस आने का कितने टाइम बाद आया, तो वो हो गया हम लोग का T।
तो वैसे ही हम लोग ने, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, तो टी क्या है, एन एस मतलब कि जो भी हम लोग को तो क्वेश्चन में दे रखा था कि एन प्रोसेसेस है ना। तो एन प्रोसेसेस है, तो उसको कितना मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग कितना होगा। तो अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें, हम लोग के पास 3 प्रोसेसेस है, P1 P2 P3। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग कितना हुआ, तो 3 बार हुआ, तो इसलिए n इंटू एस प्लस अब टाइम क्वांटम। तो जो t है ना, अब इस टाइम इंटरवल में कितना तुम्हें टाइम क्वांटम लग रहा है, तो n-1 इंटू क्यू, ठीक है, और इक्वल टू टी। अब ऐसे ही करके हम लोग इसको क्यू का फॉर्मूला ये आ गया। और फिर अब हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा था कि मिनिमम वैल्यू क्यू की क्या होनी चाहिए कि वापस से पी का वैल्यू वापस आ जाए। तो फिर हम लोग ने उसका जो एटलीस्ट करके ये वाला साइन है, तो वो हम लोग का जो क्यू का वैल्यू है एटलीस्ट इससे कम होना चाहिए। तो ये हम लोग का फॉर्मूला डिराइव हो गया था। नेक्स्ट इज़ लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में वही सेम कॉन्सेप्ट है जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का था, कि इसमें वही होता है कि जो भी सबसे ज़्यादा जिसको टाइम चाहिए सीपीयू का, तो उसको शेड्यूल कर दिया जाता है और बाकियों को बाद में शेड्यूल करा जाता है। तो इसका भी सेम प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है। तो प्रीएम्प्टिव वर्जन को लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहा जाता है। तो फुल्ली सेम है, जैसे एसजेएफ है हम लोग का, उसका प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है, वैसे ही हम लोग का लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट भी है। नेक्स्ट इज़ हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। तो ये एक तरीके से हम लोग इट्स नॉट अ एल्गोरिदम, पर हम लोग इसको एक तरीके से जानने के लिए, मतलब कैसे बताऊँ कि जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, कि रिस्पॉन्स टाइम कितना लग रहा है, कि हम लोग कितने जल्दी गोलगप्पे खिला पा रहे हैं, उस गोलगप्पे खिलाने वाले का रिस्पॉन्स टाइम को पता करने के लिए हम लोग ये हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, ठीक है, हम लोग इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी ऑफ ईच जॉब इज़ डिपेंडेंट ऑन द एस्टिमेटेड रन टाइम एंड वेटिंग टाइम। अब रन टाइम वेटिंग टाइम क्या है कि भाई तुम जो गोलगप्पे वाला है कितना जल्दी खिला रहा है और कितने लोग हैं, है ना, उस पर डिपेंड करता है। कि अगर 10 लोगों को खिला रहे हैं तो ऑफकोर्स वेटिंग टाइम ज़्यादा होगा, और अगर 3 लोगों को खिला रहे हैं तो वेटिंग टाइम कम होगा। तो उसी पे डिपेंड करता है ना, प्रायोरिटी ऑफ ईच जॉब। तो वही रिस्पॉन्स रेशियो का फॉर्मूला होता है वेटिंग टाइम प्लस जो भी हम लोग का बर्स्ट टाइम है अपॉन एस, वही बर्स्ट टाइम। तो ये हम लोग का एक तरीके से स्टारवेशन प्रिवेंट करने में काम आता है, ठीक है। कैसे काम आता है कि अगर आप लोग ये समझें कि अगर हम लोग एक रिस्पॉन्स रेशियो निकाल लें, तो उसका हम लोग को ये पता चल जाएगा कि उसका उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाना है या घटाना है ना। तो ये जो भी रिस्पॉन्स का जो भी हम लोग का इंफॉर्मेशन है ना, तो वो हम लोग का रिस्पॉन्स रेशियो से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू क्या होता है कि जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग का जो क्यू है, क्यू यूज़ होता है ना, जो भी हम लोग का प्रोसेसेस है, जो भी हम लोग का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है, वो एक तरीके से सब लोग क्यू ही फॉलो करते हैं ना। तो इस मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या होता है कि एक तरीके से आप ये समझें कि जैसे हम लोग अपने एक सुपरमार्केट में जाते हैं ना, तो सुपरमार्केट में हम लोग लाइन में खड़े होते हैं जब हम लोग की शॉपिंग हो जाती है। तो अब हम लोग ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं कि भाई छोटी से छोटी लाइन में खड़े हों, कि हम लोग का जल्दी से जल्दी नंबर आए, है ना। तो इस मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या होता है कि जो हम लोग की तरह है, जो प्रोसेसेस होते हैं वो स्विच कर सकते हैं बिटवीन द क्यूज़। जैसे हम लोग ने देखा होगा, मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस करा है कि भाई मैं एक लाइन में लग जाती हूँ, फिर वो लाइन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही रहती है ना, और दूसरी जो लाइन है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही रहती है। तो मैं जो दूसरी लाइन है जो छोटी भी है और जल्दी बढ़ रही रहती है, तो मैं उसमें चले जाती हूँ। तो वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है कि अलाउज द प्रोसेस टू स्विच बिटवीन क्यूज़, और फिर क्यू फॉलो इट्स ओन एल्गोरिदम। तो जो भी क्यू है ना, तो हर जो क्यू है वो अपना खुद का एल्गोरिदम फॉलो करता है। तो हम लोग ने एल्गोरिदम्स पहले ही पढ़ रखे हैं, है ना, राउंड रॉबिन हो गया, FCFS हो गया, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गया। तो वो सब जो भी क्यू है वो अलग अलग एल्गोरिदम फॉलो कर रही रहती है। अब प्रोसेस के ऊपर है कि उसको किस क्यू में जाके लगना है,
ठीक है, तो एक प्रोसेस हम फॉर एग्जांपल एफसीएफएस वाले क्यू में लगा, तो अब उसको ये हो रहा है कि भाई मेरा रिक्वायरमेंट एफसीएफएस एल्गोरिदम के थ्रू सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, तो फिर वो बाद में जाके आर आर राउंड रॉबिन में स्विच कर सकता है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये इसमें मैंने कुछ फ्लो चार्ट बना रखा है कि जैसे अगर प्रोसेस रिक्वायर्ड हायर सीपीयू तो उसको लो प्रायोरिटी क्यू में भेजा जाता है, और जो इनपुट आउटपुट और जो इंटरैक्टिव प्रोसेसेस हैं, समझ लीजिए बस इनपुट आउटपुट ही, जो हम लोग का इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस होते हैं प्रिंटर और जो भी हम लोग का रहता है, तो उनको हाई प्रायोरिटी क्यू में रखा जाता है। तो ये एक नोट पॉइंट है, ठीक है। और इट फॉलोज़ एजिंग। तो एजिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा था कि जितना टाइम एक प्रोसेस उसमें बड़ा जो भी हम लोग का सिस्टम है उसमें रहता है, तो उसका जो प्रायोरिटी है उसका हाई होते रहता है ना। तो जैसे कि जैसे हम लोग ने इसमें बता रखा है ना कि जैसे अगर कोई प्रोसेस है उसका हाई सीपीयू रिक्वायरमेंट है, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो उसको लो प्रायोरिटी क्यू में रखा है, पर अगर वो बहुत टाइम तक उसी क्यू में खड़ा हुआ है तो इसलिए हम लोग उसको बाद में जाके एक हाई प्रायोरिटी क्यू में भेज देते हैं। तो ये है। नेक्स्ट इज़ रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन क्या होता है कि रेस कंडीशन में ये होता है कि जो भी हम लोग का ना ये चेंज होता रहता है। आउटपुट जो होता है वो हम लोग का, अगर हम लोग ने सीक्वेंस चेंज कर दिया ना प्रोसेसेस का, तो उसका आउटपुट चेंज हो जाता है। तो यही रेस कंडीशन है। तो आउटपुट ऑफ द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट चेंज देन द आउटपुट में ऑल्सो चेंज, है ना। तो ये होता है। तो इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अब हम लोग ने एक P1 को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा, फिर P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट करा, तो एक आउटपुट आया, है ना। हम फॉर एग्जांपल रिजल्ट आया हम लोग का 4। अब हम लोग ने फिर बाद में जाके P2 को एग्जीक्यूट करा पहले, फिर P1 को एग्जीक्यूट करा, तो फिर आ गया 8। तो ये तो गड़बड़ है ना, इनकन्सिस्टेंसी है। तो कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है उन दोनों प्रोसेस के बीच, है ना। तो इसी रेस कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि अगर जो प्रोसेसेस है ना, तो वो जो दोनों प्रोसेस हैं एक ही शेयर्ड रिसोर्स को वो कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है ना, कि दोनों राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट में लीड टू इनकन्सिस्टेंसी। तो अब इस प्रोसेस को सॉल्व कैसे किया जाए? तो हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ओनली वन रिसोर्स एक्सेस द शेयर रिसोर्स एट अ टाइम, और इसको यही मतलब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जो सॉल्यूशन ही है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि जो एक प्रोसेस है बस एक ही प्रोसेस वो राइट ऑपरेशन करेगा और दूसरा प्रोसेस राइट ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो वन प्रोसेस एट अ टाइम, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले हम लोग का एक इनिशियल सेक्शन होता है, जो हम लोग जो भी सारे प्राइवेट रिसोर्सेज है ना वो सारे इनिशियल सेक्शन में आते हैं। फिर सेकंड होता है हम लोग का एंट्री सेक्शन। तो एंट्री सेक्शन में जो भी हम लोग का परमिशंस उस प्रोसेस को रिक्वायर्ड होता है तो वो सारे इस सेक्शन में आते हैं, ठीक है। जैसे रीड परमिशन या राइट परमिशन हो गया, है ना। तो वो सारे परमिशन इस एंट्री सेक्शन में आते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल सेक्शन में जैसे हम लोग को पता ही है, क्रिटिकल सेक्शन हम लोग के लिए भाई बड़ा क्रिटिकल होता है। क्योंकि क्रिटिकल क्यों होता है? क्योंकि इसमें शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। अब शेयर्ड रिसोर्सेज का हम लोग ने क्या बोला कि एक प्रोसेस ही इस शेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। तो इसलिए जो भी क्रिटिकल सेक्शन है इट कंसिस्ट ऑफ शेयर रिसोर्सेज। एग्जिट सेक्शन वही है, एग्जिट जो भी जब भी प्रोसेस एग्जिट होता है तो इस सेक्शन में आता है। और रिमाइंडर सेक्शन जो भी हम लोग का रिमेनिंग कोड है, तो वो सारे जो भी कोड है वो रिमाइंडर सेक्शन में रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब तीन बेसिक क्राइटेरिया है हम लोग के। एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है जिससे हम लोग अपना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कि जैसे एक टाइम पे एक ही प्रोसेस आएगा उस हम लोग के क्रिटिकल सेक्शन में। नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेस, है ना। तो ये जो तीनों जो अभी हम लोग देख रहे हैं क्राइटेरिया, ये तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए, जब ही जाके हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग का जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है
वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड तो कंपलसरी है, सेकंड इज़ ऑप्शन मतलब थर्ड इज़ ऑप्शनल, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए, प्रोग्रेस सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए, और बाउंडेड वेटिंग का हम लोग का ऑप्शनल है कि भाई अगर हो जाए तो कोई बहुत बढ़िया, ना होए तो कोई बात नहीं। तो उससे हम लोग को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बाउंडेड वेटिंग है ना, ये स्टारवेशन वो लीड करता है अगर बाउंडेड वेटिंग नहीं है। बाउंडेड वेटिंग का क्या मतलब होता है कि कोई प्रोसेस है ना, और वो वेट करा जा रहा है करा जा रहा है करा जा रहा है, तो अब वो कितना देर तक वेट करेगा, तो एक बाउंड होना चाहिए ना। तो अगर बाउंडेड वेटिंग नहीं है तो इट में लीड टू स्टारवेशन, है ना। तो वही है, तो नो प्रोसेस शुड वेट इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया बाउंडेड वेट। प्रोग्रेस क्या होता है? प्रोग्रेस मतलब होता है वेस्ट एलोकेशन। वेस्ट एलोकेशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ज़बरदस्ती जिस प्रोसेस को ना उस शेयर रिसोर्स की ज़रूरत भी नहीं है, उस शेयर रिसोर्स पे काम करना भी नहीं चाहता, ज़बरदस्ती उसके हाथ में बोल रहे कि भाई तू जाके उसको उस पे काम कर, जबकि वो करना भी नहीं चाहता, तो ये तो इट्स अ वेस्ट, राइट। तो यही होता है प्रोग्रेस। तो वेस्ट एलोकेशन नहीं होना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उस शेयर रिसोर्स की बस वही एक्सेस करें। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हम लोग समझ ही चुके हैं वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हम लोग का जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है वो बेसिकली, अब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस बहुत बड़े प्रॉब्लम को हम सीधा एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो भाई इट्स अ नॉट गुड अप्रोच। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग दो प्रोसेसेस पे हम लोग ट्राई करते हैं कि इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग ने दो वेरिएबल्स पे कर लिया तो तब जाके हम लोग फिर एन वेरिएबल्स पे काम करना शुरू करते हैं। तो वही है, हम लोग ने पहले क्या शुरुआत करी, दो प्रोसेसेस के साथ हम लोग ने शुरुआत करी, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस सॉल्यूशन में हम लोग के एक तो आ गया बूलियन वेरिएबल टर्न, तो ये एक इनवैलिड सॉल्यूशन है, और बूलियन एरे फ्लैग ये भी एक इनवैलिड सॉल्यूशन है, वो हम लोग पता करेंगे क्या क्यों इनवैलिड है। और नेक्स्ट इज थर्ड इज पीटरसन सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही बढ़िया हम लोग का सॉल्यूशन मिला था जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, हम लोग का म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, काउंटिंग सीमाफोर्स के थ्रू हम लोग ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी सॉल्यूशन है, और बाइनरी सीमाफोर्स। तो ये दोनों बस काउंटिंग सीमाफोर्स क्या होता है कि बेसिकली ये जो सीमाफोर्स है ना, हम लोग ने सीमाफोर्स का कॉन्सेप्ट लाया था इस क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इट्स अ वेरी पावरफुल सॉल्यूशन सीमाफोर्स, ठीक है। अब काउंटिंग सीमाफोर्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि एन जो भी प्रोसेसेस हैं वो क्रिटिकल सेक्शन में आ सकते हैं। कंडीशन इज़ कि जो एन प्रोसेसेस आए हैं उनको सब लोग को अलग से आइसोलेटेड रिसोर्स दिया जाए, कोई भी दो रिसोर्स एक ही रिसोर्स पे काम नहीं करेगा। तो ये हम लोग का जो भी हम लोग ने जैसे क्या बोला था कि एन वेरिएबल्स पे काम करना है, तो वही है हम लोग का जो काउंटिंग सीमा फोर्स के थ्रू हम लोग को ये सॉल्यूशन अचीव हुआ था। और बाइनरी सीमा फोर्स तो जैसे हम लोग समझते ही हैं कि इसमें बस जो सीमा फोर्स है ना उसके पास बस दो वैल्यू होगी, या तो ज़ीरो या तो वन, है ना। तो या तो ज़ीरो या तो कोई भी नहीं होगा क्रिटिकल सेक्शन में, या तो बस एक होगा, तो वही म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट है। और बूलियन वेरिएबल टर्न जो टू प्रोसेसेस में अगर बात करूं, तो अब मैं इधर से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। और ये हार्डवेयर सॉल्यूशन इतना वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो बस मैंने लिख दिया कि ये दो सॉल्यूशन हम लोग को प्रोवाइड करे थे, एक तो टेस्ट एंड सेट लॉक और डिसेबल इंटरप्ट। तो बूलियन वेरिएबल टर्न से स्टार्ट करते हैं। तो बूलियन वेरिएबल टर्न में क्या होता है कि हम लोग का एक टर्न वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ज़ीरो या वन, तो इस टर्न वेरिएबल से क्या पता चलता है कि भाई कौन से प्रोसेस की टर्न है। अब हम लोग को पता है कि ये टू प्रोसेस है ना, टू प्रोसेस वाला सॉल्यूशन है, तो दो ही प्रोसेस होंगे, या तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा। तो हम लोग सी एस वाले तो ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ को। तो हम लोग के पास दो प्रोसेस हैं, तो फिर एक तो P0 हो गया, एक P1 हो गया। तो वही है, तो टर्न वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसकी टर्न है। तो ज़ीरो रिप्रेजेंट मतलब कि P0 की टर्न है, P1 रिप्रेजेंट कि P1 की टर्न है, ठीक है। और इसी के थ्रू हम लोग ना जो भी अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग इसी को ना टर्न वेरिएबल को जिसकी भी टर्न रहती है ना वो उसको वो कर देता है, ज़ीरो कर देता है ना। कि अगर पहले वन रहेगा
ठीक है, अगर 1 रहेगा तो मतलब कि क्या, कि P1 की टर्न है, तो अगर P1 को घुसना है अंदर, तो P1 तो घुस जाएगा, पर कैसे घुसेगा, वो पहले 0 कर देगा इस टर्न वेरिएबल को, जब जाके घुसेगा। तो एक तरीके से आप लोग ये समझें कि एक तरीके से लॉक है ना, बस वही कॉन्सेप्ट है। तो जब P1 वेरिएबल का काम ख़त्म हो जाएगा, तब जाके वो अपना आगे बढ़ जाएगा, मतलब आगे बढ़ के जो ये टर्न वेरिएबल है उसको 1 कर देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और नेक्स्ट इज़ बूलियन एरे फ्लैग। बूलियन एरे फ्लैग में क्या होता है कि हम लोग एक फ्लैग लेते हैं, है ना, अब उसमें 0 और 1 ये एरे के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, 0 और 1। जैसे हम लोग को पता है कि 2 प्रोसेस है, P0 और P1, तो दोनों का जो वैल्यू है ना हम लोग फॉल्स रखते हैं। अब फॉल्स क्यों रखते हैं, अब फॉल्स इसलिए रखते हैं क्योंकि अब अगर हम लोग एक सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि अगर जिस भी प्रोसेस का जो टर्न है, ठीक है, कि अगर समझ लीजिए कि अगर P1 प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन वो करना है, एक्सेस करना है, तो वो अपना जो जो 1 हम लोग का एरे है, जो एरे है, तो उसको वो ट्रू कर देगा, तो फ्लैग ऑफ 1 तो उसको ट्रू कर देगा, है ना, फिर जाके वो अंदर घुस जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर P0 को एक्सेस करना है तो फिर वो फ्लैग ऑफ 0 को ट्रू कर देगा और अंदर घुस जाएगा। अब ये समझिए कि अगर दोनों ने एक साथ, है ना, क्योंकि कंटेक्स्ट स्विचिंग तो कभी भी हो सकता है, तो ऐसा भी एक सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा भी एक वो हो सकता है, सिचुएशन बन सकता है कि दोनों ने अपनी वैल्यू ना ट्रू ट्रू कर दी। अब ट्रू ट्रू कर दी, अब उसमें जैसे एक हम लोग ने एक कंडीशन बना रखा है कि जो क्रिटिकल सेक्शन में जब ही जा सकते हैं जब दूसरे वाले प्रोसेस की वैल्यू फॉल्स हो, है ना, अब सॉरी, दूसरे वाले प्रोसेस की वैल्यू, हाँ, फॉल्स हो, यस। तो अब इसमें क्या है कि इन दोनों ने ट्रू ट्रू कर दिया है ना, तो अब तो ब्लॉक हो गया कि अब तो कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, तो इसलिए हम लोग को इस सॉल्यूशन में डेडलॉक मिलता है। ठीक है, तो अब डेडलॉक मिलता है तो भाई ये इनवैलिड हो गया हम लोग का, क्योंकि अब कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये इनवैलिड है। और जो फर्स्ट वाला जो बूलियन वेरिएबल टर्न वाला जो किस लिए इनवैलिड है, कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, पर ये प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं करता। इसमें क्या होता है कि ये ज़बरदस्ती क्या बोलता है कि भाई जब मेरा काम हो गया, जैसे पी नॉट का जो उसने अपना काम कर लिया, अब वो ज़बरदस्ती ना 1 को दे देता है कि भाई अब जो प्रोसेस 1 है अब तुम एग्जीक्यूट करो। उसने तो पूछा भी नहीं कि उसको ज़रूरत है कि नहीं, तो यही है, तो इसलिए इसमें जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फाई नहीं है। नेक्स्ट इज़ हम लोग का पीटरसन सॉल्यूशन। तो पीटरसन सॉल्यूशन में हम लोग का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट। और इसमें एक मैंने हिंदी में थोड़ा लिख रखा है कि अगर भाई को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है और उसको और उसी की टर्न है जाने की, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई तू पहले चला जा, है ना, तू अपना टर्न कंप्लीट कर और फिर मैं बाद में जाऊंगा। तो यही है पीटरसन सॉल्यूशन। ये एक तरीके से दोनों का मिक्स है, इसमें हम लोग टर्न वेरिएबल और जो फ्लैग है दोनों यूज़ करते हैं। तो हम दोनों चेक करते हैं कि या उसकी टर्न है, और जो फ्लैग क्या होता है, फ्लैग का मतलब होता है कि भाई तुम्हें जो क्रिटिकल सॉल्यूशन है वो तुम्हें एक्सेस करना है कि नहीं करना। तो अगर तुम्हें करना है तो उसको ट्रू कर देते हैं, अगर नहीं करना तो फॉल्स कर देते हैं, है ना, तो वही है। तो इसीलिए उन दोनों सॉल्यूशन को मिला के हम लोग का पीटरसन सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ काउंटिंग सीमाफोर्स। तो काउंटिंग सीमाफोर्स हम लोग ने पहले ही समझ लिया था कि ये काउंटिंग सीमाफोर्स n वेरिएबल पे काम करता है ना, कि n जो भी प्रोसेसेस हैं वो क्रिटिकल सेक्शन में आ सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ कि सारे जो भी n प्रोसेसेस हैं उनको आइसोलेटेड रिसोर्स मिले, तो वही है काउंटिंग सीमाफोर्स। और सीमाफोर्स क्या होता है कि एक तरीके से हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन टूल है टू अचीव द n प्रोसेस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये हम लोग का सीमाफोर्स हो गया। और सीमाफोर्स बेसिकली एक इंटीजर टाइप के होते हैं, है ना, और जो सीमाफोर्स होते हैं ना वो हम लोग के दो समझ लीजिए फंक्शन ही समझ लीजिए कि दो फंक्शन के थ्रू हम लोग ये दो तरीके के हम लोग के सीमाफोर्स होते हैं। एक तो वेट सीमाफोर होता है और एक सिग्नल सीमाफोर होता है। तो उन दोनों का जो डेफिनेशन है वो मैंने लिख दिया है कि वेट सीमाफोर क्या करता है, जो भी हम लोग का करंट सीमाफोर का वैल्यू है ना उसको डिक्रीज़ करता है ना, और जो सिग्नल सीमाफोर है हम लोग का जो भी करंट सीमाफोर का वैल्यू है तो उसको इंक्रीज़ करता है।
और अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें, है ना, कि अगर कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो मोस्ट केसेस में हम लोग सीमाफोर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वो पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस अप्रोच में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, ठीक है। तो जो सीमाफोर है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करता है और प्रोग्रेस सेटिस्फाई करता है, पर बाउंडेड वेट सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसमें ये दिक्कत है, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ ये, तो जो भी हम लोग का ये काउंटिंग सीमाफोर्स है, तो काउंटिंग सीमाफोर्स हम लोग का बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट का के लिए यूज़ होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे, कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि समझ लीजिए कि पार्किंग लॉट है, ठीक है। अब पार्किंग लॉट में समझ लीजिए 50 स्पेस है पार्किंग के लिए। अब जब 50 स्पेस फिल हो जाएंगे, है ना, 50 कार पार्क हो जाएगी, तो जो भी 51 जो भी कार होगी तो वो तो पार्क नहीं कर पाएगा। तो यही है काउंटिंग सीमाफोर्स में, यही है कि भाई 50 कार आ सकती है उस क्रिटिकल सेक्शन में, पर उससे ज़्यादा जो भी आएगी उसको वेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये है। और या मैं यही काउंटिंग सीमाफोर्स का यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज़ बाइनरी सीमाफोर। तो बाइनरी सीमाफोर्स में क्या होता है कि जो सीमाफोर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है ना। तो क्रिटिकल सेक्शन में या तो 0 होंगे, या तो कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, या तो बस एक होगा। तो ये हम लोग का म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करता है। और बाइनरी सीमाफोर को हम लोग एक डोर लॉक के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस अंदर जाता है ना, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू तो पहले रहती है 1, इस सीमाफोर की वैल्यू, ठीक है। 1 को कर देगा 0, ठीक है। अब 0 कर देगा मतलब लॉक कर दिया उसने डोर, कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, अब कोई मत आना। तो जब 0 कर देगा, फिर अपना वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, उस वेरिएबल को एक्सेस करेगा, शेयर्ड वेरिएबल को। और जब वो बाहर आएगा तो फिर उस जो सीमाफोर की वैल्यू है वो 1 कर देगा, तो मतलब डोर को ओपन कर देगा। तो यही है बाइनरी सीमाफोर का, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब इसमें एक नोट लिखा है मैंने कि हम लोग इस कंडीशन में हम लोग डेडलॉक कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो वही है कि टू अवॉइड द डेडलॉक, द ऑर्डर ऑफ अप्लाई ऑफ वेट ऑपरेशन ऑन डिफरेंट सीमाफोर अमंग डिफरेंट प्रोसेस मस्ट बी सेम। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग का, जैसे अगर हम लोग के पास 2 प्रोसेसेस है ना, और दोनों प्रोसेस अपना वेट ऑपरेशन वो कर रहा है सेम, हम लोग के 2 सीमाफोर्स हैं और 2 प्रोसेस हैं, और दोनों वेट ऑपरेशन को वो कर रहे हैं, ठीक है, वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उन दोनों सीमाफोर्स पे। तो जो ऑर्डर है ना, तो वो ऐसा होना चाहिए कि भाई या तो तुम दोनों P1 और P2 दोनों सेम सीमाफोर में पहले वेट करो, है ना। तो इसमें क्या होगा कि भाई एक तरीके से ना दोनों में कंपटीशन होगा। कंपटीशन कैसे होगा कि P1 भी S1 को सीमाफोर को एक्वायर करना चाह रहा है, और P2 भी S1 को एक्वायर करना चाह रहा है। तो इन दोनों में से जो जीतेगा ना, वो जैसे समझ लीजिए इसमें से P2 जीता, तो P2 के पास S1 आ गया, तो उसने S1 को ले लिया, और फिर वो जाके फिर S2 भी ले लिया उसने, और फिर जाके वो क्रिटिकल सेक्शन में गया और फिर उसने रिलीज़ कर दिया। तो ये हुआ। अब ये समझ लीजिए कि अगर इसका जो सीक्वेंस है उल्टा रहता, तो कोई कंपटीशन ही नहीं होता। वो P1 को S1 मिल जाता और P2 को S2 मिल जाता। अब जो नेक्स्ट अगर आप लाइन देखेंगे, तो P1 का वो वेट कर रहा है S2 के लिए, पर S2 तो पहले से ही P2 के पास है ना। और वैसे ही P2 का अगर नेक्स्ट लाइन देखेंगे, मतलब अगर मैंने बोला था स्विच करने को, तो P2 का जो नेक्स्ट लाइन होगा वेट ऑफ S1 होगा, तो जो S1 है वो पहले से ही P1 के पास है, तो डेडलॉक क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए जो हम लोग का जो ऑर्डर है ना, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए। और कंपटीशन कराओ भाई, जब जो कंपटीशन में जीतेगा वही वही पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ये हम लोग का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हम लोग एक और ये कंडीशन है कि हम लोग डेडलॉक कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था हम लोग के गेट एग्ज़ाम में आया था कि हम लोग को बताना था कि कौन सा जो ऑर्डर है वो डेडलॉक नहीं दिखा रहा है, मतलब नहीं प्रोवाइड करा रहा है। तो हमेशा टू अवॉइड डेडलॉक ऑल प्रोसेस एक्वायर द शेयर्ड सीमाफोर इन द सेम ग्लोबल ऑर्डर। तो शेयर्ड सीमाफोर का क्या मतलब है कि कोई प्रोसेस 1 है, P1 है, और कोई प्रोसेस 2 है, P2। तो P1 और P2 एक दो वेरिएबल्स को, 2 सीमाफोर्स को एक्सेस कर रहे हैं BC। तो दोनों प्रोसेस में BC जो वेरिएबल है
बी और सी जो सीमाफोर्स है वो शेयर्ड है ना। तो अब इसको कैसे हम लोग को पता चलेगा कौन से ऑर्डर में हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उन सीमाफोर्स को। तो हमेशा एक ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 ABCD है ना। तो वैसे ही हम लोग को इसी से हम लोग को पता चलेगा कि उस मतलब उस सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन ऑफ सीमाफोर के सीक्वेंस में डेडलॉक है कि नहीं, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि जैसे जो ए है ना, जैसे ए सीमाफोर है, बी सीमाफोर है और सी और डी भी सीमाफोर है, तो हमेशा ए पहले एग्जीक्यूट होगा बी से, है ना। तो हमेशा ए को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, फिर बी को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर सी को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर डी को एग्जीक्यूट करेंगे। हमेशा ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना कर देना कि भाई पहले सी को एग्जीक्यूट कर दिया फिर बी को एग्जीक्यूट करें ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो भाई डेडलॉक हो जाएगा, है ना। तो ये एक हम लोग का नोट है। नेक्स्ट इज़ हम लोग का क्लासिकल प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन। तो 3 तरीके के प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम और डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करता है ना, और जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता है। अब जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं तो रखता होगा ना, तो एक बफर होता है हम लोग का। तो जो प्रोड्यूसर है वो उस बफर में रखता जाता है, और जो कंज्यूमर है उस बफर से उठा के वो कंज्यूम करता जाता है। तो बस यही है हम लोग का। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में हम लोग को मैंने ये वाला लाइन तो बता दिया कि बफर है ना। तो और एक ये है कि बोथ कैन प्रोड्यूस एंड कंज्यूम ओनली 1 आर्टिकल एट अ टाइम। तो या तो प्रोड्यूस एक बार में प्रोड्यूस करेगा आइटम को, या तो जो कंज्यूमर है कंज्यूम करेगा एक आइटम को। तो 1 एट अ टाइम होता है, ठीक है। और इसमें 3 सीमाफोर्स यूज़ होते हैं। एक तो एस होता है जिसका वैल्यू 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है सीमाफोर की 1 होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का ई, तो जो रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेल्स को। तो करेंटली जो इनिशियली एम्प्टी सेल्स सारे एम्प्टी ही होंगे, तो ई की वैल्यू होगी एन, ठीक है, क्योंकि एन बफर का लेंथ कितना है एन, तो ई की वैल्यू एन होगी। और जो फुल है, तो फुल तो कोई नहीं, अभी तो ना प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा ना कंज्यूमर ने कंज्यूम करा, तो जो एफ़ की वैल्यू है वो 0 होगी। तो इट रिप्रेजेंट काउंट ऑफ फिल्ड सेल। तो इसी के थ्रू हम लोग का जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है इन सीमाफोर्स को यूज़ करके अपना ये सॉल्यूशन सॉल्व करता है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन का। तो अब वो आप अगर एक कोड है, ठीक है, अगर आप लोग अपने उसमें PYQs में जाएंगे तो एक कोड बहुत ही फेमस है, तो वो इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये मैंने बेसिक बता दिया। नेक्स्ट इज़ रीडर राइटर प्रॉब्लम। तो रीडर राइटर प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो भी, जैसे हम लोग को पहले से ही पता है हम लोग का DBMS में क्या रहता है कि रीड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड राइट, राइट राइट या राइट रीड, ये इनसे प्रॉब्लम है। तो इन्हीं सॉल्यूशन को कैसे प्रोवाइड करा जाता है, हम लोग का एक 3 सीमाफोर्स हम लोग मतलब 2 सीमाफोर्स यूज़ करते हैं और एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो 2 सीमाफोर कौन कौन से, एक तो होता है सीमाफोर म्यूटेक्स, तो जो रिप्रेजेंट करता है रीडर सीमाफोर को, सीमाफोर राइट, तो जो रिप्रेजेंट करता है राइटर सीमाफोर को, और एक हम लोग के पास वेरिएबल होता है रीड काउंट, जो काउंट करता है कि नंबर ऑफ़ रीडर कितने हैं उस करेंटली उस क्रिटिकल सेक्शन में, है ना। तो ये एक तरीके से हम लोग का रीडर राइटर प्रॉब्लम्स है। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा कि कैसे कैसे हम लोग इन सीमाफोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कौन क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कैसे हम लोग रीड काउंट को बढ़ा रहे हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा है और होपफुली कल तक कंप्लीट हो जाए मेरा। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।